नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जिस प्रकार से बिहार की राजनीति करवट ले रही है, हर एक दिन गुजरने के साथ उसी प्रकार से नए नए समीकरण, नई नई बातें सामने आ रही है और उन बातों को बताना ज़रूरी हो जाता है। उसी कड़ी में आज हम फिर बात करते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने संयोजक का पद जो वर्चुअल मीटिंग में उन्हें बनाने की चर्चा हुई थी उसको ठुकराकर और उसमें एक और बात सामने आई। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि लालू यादव को ही संयोजक बना देना चाहिए। अब ये बात जब सामने आई तो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठा कि आखिर नीतीश कुमार ने लालू यादव का नाम क्यों लिया। आप जानते हैं कि शुरू से इस गठबंधन बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में हर कोई ये कह रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए, बिहार की राजनीति के सत्ता परिवर्तन के लिए और पीएम फेस बनाने के लिए लालू यादव ने ही एक शुरुआत की थी, जिसके तहत आज ये आप तथाकथित इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी रूपरेखा तैयार हुई। लेकिन इसको भी समझना ज़रूरी है कि क्या ये गठबंधन किस स्तर पे पहुंचा और इसका भविष्य क्या है। पहले भी हमने चर्चा की है, आज भी इस बात को कहना ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जिस प्रकार से ये गठबंधन पीछे जा रही है आगे आने की जगह पे, तो इसके क्या मायने, इसमें जुड़ी हुई सारी पार्टियां जो कि अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं रखती, कोई भी किसी बात पे अपनी सहमति एकमत क्यों नहीं हो पाते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे ये पता चलता है कि इस गठबंधन बनाने का जो प्रारूप था वो किस दिशा में जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, किस प्रकार पहली 2-3 बैठकों के बाद इलेक्शंस हुए, उसके रिज़ल्ट आने के बाद अंतिम एक बार फिर से बैठक बुलाया गया था, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर लास्ट बैठक हुई। उसके बाद से भी इतने समय बीत जाने के बाद भी कहीं से भी कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया गया। कल ही हमने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की। तो आप इसको समझिए, हर एक दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को इस माध्यम से पूरा करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से
गठबंधन के रूपरेखा को तैयार किया जाना चाहिए था, वो तैयार नहीं किया गया। अब आते हैं इस बात पे कि आखिर नीतीश कुमार ने लालू यादव के नाम को प्रस्ताव क्यों दिया? आखिर ऐसी क्या बात थी? वो किसी और का भी तो नाम को दे सकते थे। आपको याद होगा ललन सिंह और विजेंद्र यादव पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने ही भाजपा से अलग करके महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को राजी किया, और उसके चलते नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये चर्चा हुई, क्योंकि इस संयोजक को बनाने में और जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व जेडीयू की ओर से ललन सिंह कर रहे थे, तो बैठक के बाद और उनके अध्यक्ष पद की कुर्सी जाने के बाद आपने देखा होगा कि ललन सिंह एकदम साइलेंट है। और जहां बात नाम प्रस्तावित करने की थी, ठीक है, नीतीश कुमार की बड़ी अपेक्षाएं थी, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था और उन्हें कुछ बड़ा चाहिए था, और कुछ बड़ा में अब बचता क्या है? पीएम फेस, जो कि किसी भी तरीके से उनको मिलने नहीं जा रहा था। इन सब बातों का एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ाव है क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो संयोजक के पद के लिए ललन सिंह का भी नाम आगे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका नाम आगे न करके लालू यादव का नाम आगे किया, क्योंकि जेडीयू के प्रतिनिधि के रूप में हर एक मीटिंग में ललन सिंह ही जाया करते थे। और जब से महागठबंधन की सरकार हुई थी, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ललन सिंह फ्रंट फुट पे नज़र आए और जेडीयू की ओर से बैटिंग करते हुए हमेशा से दिखे, जब तक वो अध्यक्ष पद पर थे। लेकिन उसके बाद से लेकर आप उनको बहुत कम दिखाई दिए जाते होंगे, आप लोग भी इसको देख रहे होंगे। अब इसमें ये एक क्रोनोलॉजी को समझिए। अगर नीतीश कुमार ललन सिंह को संयोजक बनाने का प्रस्ताव देते और उन्हें अगर संयोजक बना दिया जाता, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ मजबूरी बस ही सही फंस जाते, क्योंकि अगर उनके पार्टी का कोई नेता उस गठबंधन का संयोजक बनता, तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार चाह करके भी कोई फैसला नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने जानबूझकर लालू यादव का नाम लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इस गठबंधन से उन्हें कुछ मिलना जाना है नहीं, और वो अपने रास्ते जो कि खुला रखा हुआ है, वो भाजपा को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमने तो अपना अंतिम प्रयास भी कर दिया है, मुझे किसी पद पे जाने की लालसा नहीं है और ना ही मेरे लिए कुछ बचा है। अब
आप अपना प्रपोजल लाइए, हम देखेंगे हमारे मन मुताबिक क्या है, उसी के हिसाब से आगे की चर्चाएं होगी और हम वापसी कर सकते हैं। आपको याद होगा जब ललन सिंह का इस्तीफा अध्यक्ष पद से लिया गया था और नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथों में संभाली, तब से ये चर्चा गर्म हो गया था कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और उसके लिए 14-15 जनवरी तक का डेट दिया जा रहा था। जैसा कि मकर संक्रांति अब समाप्त हो गया है और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 24 तारीख को कर्पूरी जयंती जेडीयू मनाने जा रही है। यहाँ से वो क्लियर मैसेज देना चाह रही है कि आने वाले समय में 22 से लेकर 2500-2600 यहाँ पे आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और बिहार के राजनीति की परिदृष्टि से भी अगर आप इसको समझना चाहें, आपको नए समीकरण देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे, क्योंकि 22 से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और नीतीश कुमार ने कन्फर्मेशन भी दिया है कि वो उसमें जाएंगे। वहाँ से आने के बाद क्या मोड़ लेता है ये राजनीति, उस पे हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार राम विराजमान हो रहे हैं, क्या उनके साथ लवकुश की भी वापसी हो रही है? देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि राम के साथ लवकुश का भी आगमन होने जा रहा है। और ये पृष्ठभूमि स्पष्ट तौर पे दिखाती है इतने दिनों के क्रियाकलापों से, और आने वाले समय में इसके परिणाम भी आपको दिखेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी डूबती हुई नाव पे सवारी करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ये अच्छे से ज्ञात है किस समय में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसी के हिसाब से वो अपना पत्ता फेंकते हैं और उसके अनुसार अपने निर्णय को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। अक्सर ये कहा गया कि उसने ये करा दिया, ललन सिंह ने अलग कराया, उससे पहले भी आरसीपी सिंह का नाम लिया गया कि वो पार्टी तोड़ना चाह रहे थे। आप जॉर्ज फर्नांडिस के काल से लेकर आज की डेट तक नाम किसी का भी जोड़ा गया, बोला गया, लेकिन आप ये मान करके चलें ये सारा किया धरा नीतीश कुमार का ही होता है। सिर्फ समय के अनुसार से मोहरे बदलते हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग मोहरों को इस्तेमाल करके नीतीश कुमार अपनी राजनीति आगे बढ़ाते हैं और दूसरों को शहीद करने में विश्वास रखते हैं ताकि उनकी छवि
साफ सुथरी बनी रहे और उन पे कोई इल्ज़ाम भी न लगे। अभी तक उनके राजनीतिक जीवन को अगर आप देखेंगे और इन बातों को एक दूसरे से मिलाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको यही देखने को मिलेगा। और एक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी ये है कि उन पे कभी भी भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के आरोप नहीं लगे। उन्होंने अपनी छवि को इससे दूर रखा है। नहीं तो जितनी भी पार्टियां हैं और जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का रेड उन पार्टियों के नेताओं पे हो रहा है और किस प्रकार से उन्हें जेल भेजा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है। चाहे किसी भी प्रदेश में आप देख लें, किसी भी पार्टी में देख लें, अधिकतर जगह पे ये आपको हर दिन देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है और आने वाले समय में इसके परिणाम आपको बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप इसको स्पष्ट तौर से देख पाइएगा। तो ये आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का नाम लेकर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और साथ ही भाजपा को यह संदेश देने का काम किया कि आप अपने प्रपोजल के साथ आइए, हम स्वागत के लिए खड़े हैं। देखते हैं आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठती है। हमारी नज़र बनी हुई है, कुछ भी नया होता है निश्चित तौर पे उसका विश्लेषण ज़रूर करेंगे। अभी के लिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।